हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के लिए जो अपन ने मिनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके बारे में। पार्ट 4 है। इसी तरीके से अपन ने बाकी पार्ट्स में भी क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और एज ऑलवेज इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह को अपन ने इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे वेटेज का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। उसके साथ साथ जो अपडेटेड सिलेबस है, यानी कि जेईई मेंस 2024 के लिए जो एनटीए के द्वारा सिलेबस रिलीज किया गया था, उसी के बेसिस पे अपन ने यहाँ पे क्वेश्चंस को रखा है। और हालांकि आप लोगों को करना क्या है यहाँ पे कि इन क्वेश्चंस को खाली देखना नहीं है ना, खुद से भी ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। अपने को यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है, फिर उसका सम पूछा है। अब देखो यहाँ पे देखने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि सबसे पहले समेशन जो है 0 से 100 तक जा रहा है। चाहे तो 99 + 1 लिख दो, डायरेक्ट 100 लिख दो, बात तो एक ही। -1 की पावर यहाँ पे r हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो NCR + NCR - 1 एक्चुअली में n + 1 CR के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 CR। और उसके बाद जो ये अंदर लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे कि 1/2 की पावर r लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इसको 3/4 की पावर r कर देता हूँ। अगले वाले को 7/8 की पावर r अपन कर देंगे, और इस तरीके से 10 टर्म तक चलता हुआ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो -1 है इसको अंदर ले जाते हैं इधर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0 से 100 तक 100 CR, और यहाँ पे आएगा -½ की पावर r प्लस -3/4 की पावर r प्लस -7/8 की पावर r, और इस तरीके से चल रहा है। इसको अभी अब अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं। जैसे क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 100 CR, इसके साथ में -1/2 की पावर r प्लस, फिर यहाँ पे आएगा 100 CR -3/4 की पावर r। सिमिलरली इस तरीके से आगे जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम, अगर मान लो मैं यहाँ पे तुमको कहीं लिखता हूँ कि NCR का समेशन अपने को निकालना है, और यहाँ पे 1 की पावर n - r होती है और -x की पावर अगर r होती है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली में 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअली में जो पहले वाला है ये 1 - 1/2 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, जिसमें n की वैल्यू क्या है 100। फिर ऐसे ही अगले वाला 1 - 3/4 की बात करोगे तो उस पर भी पावर 100 आ जाएगी। अगले वाला 1 - 7/8 की पावर 100 हो जाएगी। इस तरीके से चलता जा रहा है। अब सीधा सीधा अपने को यहाँ पे काफ़ी आसानी से दिख जाएगा पैटर्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1/2 की पावर 100, अगले वाला हो जाएगा 1 में से 3/4 गया तो 1/4 बचा, तो यहाँ पे आएगा 1/4 की पावर 100। फिर अगले वाले की बात कर लो, यहाँ पे ये बचेगा 1/8 की पावर 100, और इस तरीके से आगे तक जा रहा है। अब अपने पास में सीधा सीधा जीपी दिख रहा है, जीपी का सम कर दो। सम करेंगे तो ए, यानी कि ये वाली टर्म, फिर उसके बाद में अब यहाँ पे r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1 होता है। लेकिन जब यहाँ पे r 1 से छोटा हो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे अपने पास में 1/2 की पावर 100 r है, तो ये क्या आएगा 1 - r की पावर n कितना, जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे बोल रहा है 10 टर्म्स है, तो 10, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/2 की पावर 100। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना। जैसे अगले वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको देखोगे तो ये पावर 1000 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो 2 की पावर 1000 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1000, और यहाँ पे सेम चीज डिनोमिनेटर में करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब देखो इससे गया ये, तो अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 की पावर 1000 - 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 100 - 1, और 1/2 की पावर 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज कर रखा है। यहाँ पे देखो ये f"x है, जिसकी वैल्यू -fx के बराबर दे रखी है। फिर यहाँ पे f'(x) की वैल्यू को बोला gx के बराबर है, और फिर इस तरीके से दे दिया h'(x) की वैल्यू, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज भी hx फंक्शन की अपने को दे रखा है। तो फिर बोला है कि जो hx है वो किस चीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली अपने को यहाँ पे hx फंक्शन निकालना है। अब hx फंक्शन निकालने के लिए मैं इसी का यूज कर सकता हूँ
कैसे करूंगा कि एक बार और डिफरेंशिएट करके देखते हैं ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं और ऐसा ही अप्रोच दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे देखो ये कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब अपने को पता है कि एक बार और डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे एफ डैश एक्स आएगा, यहाँ भी जी डैश एक्स आएगा। अब इनकी वैल्यूज को यहां से रिप्लेस करके सारी टर्म को एफ एक्स और एफ डैश एक्स के रूप में लिख के मैं चीजें सॉल्व कर सकता हूं। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद कैसे करते हैं, इसके अंदर वाले का यानी कि एक्स का तो वो 1 आ जाएगा। फिर आगे आ जाओ 2gx आ जाएगा यहाँ पे, फिर आएगा g डैश एक्स इंटू 1। अब देखो, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू तो अपने को पता ही है, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे चाहो तो जी एक्स रख दो, सीधा सीधा यहीं पे खत्म हो जाना है ना। या फिर ऐसा कर लो, सिंस यहाँ पे जी डैश एक्स का भी यूज कर रखा है ना इसने, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि जो जी एक्स फंक्शन है वो एफ डैश एक्स के इक्वल है। तो जी डैश एक्स अगर मान लो मैं निकालूंगा तो ये एफ डबल डैश एक्स के बराबर आएगा, जिसको मैं माइनस एफ एक्स लिख सकता हूं। तो अपने पास में अब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू एफ एक्स, और एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर, जी एक्स के, तो ये आ गया जी एक्स प्लस 2 जी एक्स की वैल्यू जी एक्स रहने दो, और जी डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ एक्स के। तो दोनों वैल्यू सेम है, जिसका मतलब ये इसको कैंसिल कर देगा और हमारे पास में एच डबल डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 0, है ना। जिसका मतलब एच डैश एक्स जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, तभी तो एच डबल डैश एक्स 0 आएगा। इसको कोई भी कांस्टेंट में अल्फा बोल दे रहा हूं। अब अल्फा का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस तरीके का हमारे पास में एक लीनियर इक्वेशन एच एक्स फंक्शन के लिए आएगा। अब जो वैल्यूज इसने दे रखी है उन सब का यूज कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे अपने को बोला एच ऑफ 0 की वैल्यू इसने 2 दे रखी है, तो एक्स की जगह 0 डाला तो यहाँ पे बीटा आएगा और बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे एच ऑफ 1 की वैल्यू 4 दे रखी है, तो इसमें डाला तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, जहां पे बीटा 2 है तो अल्फा की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। जिसका मतलब मेरे पास जो एच एक्स फंक्शन है वो आ रहा है 2x प्लस 2। अब ऑप्शंस को देख लो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये 2 डिग्री कर्व है, ऐसा है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 है, हाँ सही बात है, ये एक स्ट्रेट लाइन है एच एक्स जिसका स्लोप 2 है, और तो खत्म हो गया यहीं पे। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है। अब इन सब की वैल्यूज निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे सबसे पहले आसान जो मेरे को दिख रहा है वो गामा दिख रहा है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बड़ी वैल्यू रूट के अंदर दे भी नहीं रखी है इसने। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस गामा अपने को निकालना है तो गामा के लिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि ये तो चलो tan इनवर्स में दे ही रखा है, इस पे बात कर लेते हैं। इस देखो, अब इसको मेरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सा अप्रोच होता है, थीटा इक्वल टू मान लो ये cos इनवर्स 1/√3, तो यहां से हमारे पास में cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आएगा, जिसका मतलब ये बेस बाई हाइपो हो जाएगा। अब बेस कितना है, यहाँ पे बेस 1 है, हाइपो √3 है, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो, 3 - 1 किया तो 2 आया, तो ये वैल्यू अपने पास में √2 आ जाएगी। अब यहां से हमको चाहिए tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, जिसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो गामा की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 1/√2 प्लस tan इनवर्स √2। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जब भी हमारे पास में tan इनवर्स x लिखा है और मेरे को इसको cot इनवर्स x में लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको cot इनवर्स में 1/x की तरह लिख सकता हूँ, जिसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये हो जाएगी cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2। और मैं इसको क्यों ऐसा किया हूं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x एक्चुअली में π/2 के बराबर होता है, वैल्यू निकालने की जरूरत ही हमको नहीं। इस तरीके से गामा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब अल्फा के बारे में बात कर लेते हैं। अल्फा के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये जो लिखा है ना, यहां पे इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में 2 प्लस √2 माइनस 1 जो है इसका होल स्क्वायर लिखा है। इसको खोलोगे तो ये आएगा 2 + 1 - 2√2, 3 - √2 लिखा हुआ है ना। तो जिसका मतलब अपन इसको क्या कर सकते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे लगा है रूट,
तो ये रूट इस होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो अपने पास में यहां पे आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ रूट 2 माइनस 1। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 रूट 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में tan इनवर्स 2 रूट 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 से तो 1 गया, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम ही बन रहा है, यानी कि 2 रूट 2 माइनस 2 ऊपर है और सेम चीज नीचे अपने पास में बन रही है, जिसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 1, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4। ये इसका पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से अगर मान लो मेरे को और चीजें यहाँ पे सॉल्व करनी है, यानी कि साइन इनवर्स वाले के बारे में अगर अपन बात करें, तो साइन इनवर्स वाला पोर्शन क्या है, इसको इधर देख लेते हैं। चलो साइन इनवर्स वाले के बारे में बात करोगे तो साइन इनवर्स के अंदर 1/√6 माइनस √2 ये लिखा हुआ है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√6 माइनस √2 है, जिसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपो, ये अपने को दे रखा है। मेरे को इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है। tan थीटा में कन्वर्ट करोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर तो वही रहेगा, बेस क्या आ जाएगा, हाइपो का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब √6 माइनस √2 होल स्क्वायर को खोल दो, तो 6 प्लस 2 माइनस 2√12 ये आ जाएगा, और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि -1, तो हमारे पास आएगा 1/7 माइनस 2√12। इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ये 2√12 मेरे पास में हो जाएगा। अब 2√12 को चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि 1/7 माइनस 4√3। देखो यहाँ पे 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। अब इसको अगर देखोगे तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे tan थीटा हम निकाल रहे थे, इसमें ऑब्वियस सी बात है रूट भी आएगा, जब यहां पे रूट आएगा तो ये भी आ जाएगा, तो जिसका मतलब हमारे पास tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इस रूट से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1/2 माइनस √3, जिसका मतलब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स। अच्छा यहीं पे एक चीज और कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू ये आ गया। हमको क्या पता है कि tan थीटा tan थीटा की वैल्यू जब 2 प्लस √3 होती है, तो ये एक्चुअली में π/12 यानी कि 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो मैं यहां पे निकालना चाहता हूं 2 माइनस √3 की वैल्यू, है ना। अच्छा एक सेकेंड ना, हाँ ये तो ये वाली वैल्यू है अपने पास। अब इसको निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो अच्छा यहां पे ना एक्चुअली में ये माइनस आता है, 2 माइनस √3 की वैल्यू 15 डिग्री होती है, और क्योंकि देखो 2 प्लस √3 की अगर होती है तो 2 प्लस √3 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो वही बन जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू वही होनी चाहिए, बट ये वैल्यू एक्चुअली में 75 डिग्री की होती है, ठीक है, 5π/12 की ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखो अपने पास में वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, यहां पे आ रहा है π/4 प्लस यहां पे आ रहा है 5π/12, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 45 प्लस 75 ये हो गया 120, ठीक है। उसके पहले अपने पास π/2 आ रहा था यानी कि 90 डिग्री। और हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास में बच रहा है बीटा। बीटा को निकालने के लिए एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, है ना, तो अब हम निकालते हैं बीटा। बीटा निकालने के लिए अपने को ये वाली कंडीशन दे रखी है। अब देखो ये है माइनस में, √3 माइनस 2 करोगे तो एक्चुअली में ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की अगर बात करोगे तो वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, प्लस यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे देखो इससे पहले भी ना अपन सेक को निपटा लेते हैं, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा, जिसका मतलब अगर तुमको ये वाली वैल्यू भी नहीं पता है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब ये कब होगा, 0 से पाई में इनवर्स फंक्शन डिफाइन रहता है इसका डोमेन या फिर इसका डोमेन,
जीरो से पाई के बीच की अगर अपन बात करें तो ये इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये पाई बाय 3 पे होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस पाई बाय 3, जिसका मतलब 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई बाय 3 इंटू 1/8, जिसका मतलब आ जाएगा पाई बाय 12, है ना। ये इसके 4 बार निपटा, तो ये वाला पोर्शन अपना हो गया। अब देखो, और दूसरे वाले की बात करोगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 2 माइनस रूट 3, हम इसको लिख सकते हैं, जिसको आगे चल के हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस यहां पे आ जाएगा इसको tan इनवर्स 1/2 माइनस रूट 3 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू अभी हमने यहां पे देखी है, इसकी वैल्यू यहां पे कितनी है, ये आ जाएगा पाई माइनस 5 पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 3। इसको देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ये एक्चुअली में यहाँ पे पाई बाई 12 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करूंगा तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, पाई माइनस यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस के बाद यहाँ पे आएगा 4 पाई बाई 12, जिसका मतलब पाई बाई 3, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पे तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकल के आ रही है, 180 डिग्री बोल लो या 2 पाई बाई 3 बोल लो, बात तो एक ही। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की जो वैल्यू है 2 पाई बाई 3, ये दोनों बराबर आ रही, जिसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक इसमें क्या है कि देखो बाकी पोर्शन में ठीक था, यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां पे गड़बड़ ये वाली हो गई है कि ये वैल्यू जो है ये प्लस साइन के साथ है, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने को यहाँ पे कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है ना। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स और कुछ वैल्यूज दे रखी है। ये वाला पोर्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फिर अपन से यहाँ पे जीरो पे बोला है कंटिन्यूस अगर है तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू इनमें से कौन सी आ रही है, और हो भी सकता है डिसकंटिन्यूस हो। तो ये सब चेक कर लेते हैं अपन। चेक कैसे करेंगे, सिंस जीरो पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जीरो से छोटी पे या जीरो माइनस पे फंक्शन ये है, और जीरो प्लस पे बात करोगे तो फंक्शन हमारे पास वाला ये है। अगर फंक्शन इस तरीके से अपने को दे रखा है तो अपने को केवल जीरो पे ही चेक करना है, और ऑप्शन के बेसिस पे भी अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बिना फालतू को लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सब में जीरो दे रखा है, जीरो पे हम चेक करेंगे। तो जीरो पे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं LHL पे फोकस रखता हूँ, ठीक है, जिसका मतलब लिमिट लगाएंगे हम जीरो माइनस वाली। तो यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, फिर यहाँ पे आएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको ना इसके बेस को बदल देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 विद बेस 2। इसको भी ln में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे चीजें अपने लिए थोड़ी आसान हो जाए। जनरली ln को ही यूज अपन log वॉग में करते आ रहे हैं। और एक चीज का ध्यान और रखते हैं, जब x की वैल्यू जीरो माइनस डालेंगे, यानी कि -0.00000 ऐसा कुछ भी डाल रहे हैं, है ना। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करोगे तो क्या आएगा, इसका तो -1 आएगा। तो ये चीज का ध्यान अपने को रखना है, यानी कि जब हम यहाँ पे इस लिमिट को सॉल्व करते तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस हो जाएगी, यहाँ तो x आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। नीचे इसको कन्वर्ट अगर मान लो मैं करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा ln x प्लस 1 डिवाइड बाई ln 2। अब देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन ln, ये x प्लस 1 जो लिखा है ना इसको 1 प्लस x लिख दो, और यहाँ पे ln 2 मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक लिमिट आप लोग पढ़े होंगे, ये जीरो माइनस है, कि लिमिट x टेंस टू जीरो अगर है, x बोल लो या फिर इसकी जगह कोई भी एक स्टार बोल लो, और ln 1 प्लस स्टार बाय स्टार, यानी कि इस लिमिट पे ये वाला पोर्शन जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, 1 प्लस में ln के अंदर लिखा होना चाहिए, इसका आउटपुट 1 होता है। तो ये पूरा पूरा 1 में चला जाएगा, यहां पे केवल बचेगा ln 2, जो कि LHL की वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब RHL के बारे में बात कर लेते हैं। RHL के बारे में अगर बात करोगे तो जिसका मतलब लिमिट लगेगी यहाँ पे x टेंस टू जीरो प्लस की, यानी कि इस वाले फंक्शन में। अब जब x जो है जीरो प्लस है, जीरो प्लस मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग वाली सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जो है वो x की तरह बिहेव करता है। और क्यों करता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है ना।
वैसे अगर चाहोगे पूरा थोरोली इसके बारे में बात करना, किस तरीके से बात कर रहा है, तो 2-3 वीडियो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें पहले मैंने कंटिन्यूटी के बारे में बात की कि किस तरीके से किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सबको इंक्लूड किया है। उसके अलावा 2 सेपरेट वीडियोस, 2 या 3-4 सेपरेट वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, जिसमें पहले इनके डिफरेंशिएशन के बारे में बात की है और फिर इनके इंटीग्रेशन के बारे में भी बात की, किस तरीके से जब हमारे पास में कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिस्क्रीट फंक्शन आता है तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो सिंस यहाँ पे अगर देखोगे तो जब x 0+ है, मतलब इस लाइन पे लाई करता है और ये वाली लाइन की इक्वेशन देखोगे तो y = x लाइन, इस वजह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x जब लिमिट x टेंड्स टू 0+ है तो x की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास आएगा ln of x² प्लस 2√x अपॉन यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स √x। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मेरे को क्या पता है, अभी अपन ने देखा ln के अंदर 1+ समथिंग लिखा होता है, तो यहाँ पे पहले +1 कर दो। अब मैंने +1 किया तो मेरे को -1 भी करना पड़ेगा, ऐसे जबरदस्ती तो ऐड कर नहीं सकते। दूसरा चीज यहाँ पे ये कर लो, √x से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको क्या पता है 10x/x जो है वो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, मतलब इस लिमिट पे ये वाली वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए, जो कि हो रही, चाहे फिर √x लगा हो या फिर यहाँ पे कुछ और भी होता। तो ये वाला पोर्शन जो है ये 1 में चला जाएगा। अब हमारे पास में क्या आ रहा है, अब हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0+ ln, इसमें 1+ इसके अंदर क्या आएगा ex² प्लस 2√x - 1, ये इसके अंदर आएगा। अब अगर ये वैल्यू इसके अंदर है और हमको क्या पता है 1/√x ऊपर यहाँ पे भी आएगा √x, तो इस √x को मैं पहले लिख दे रहा हूँ। उसके बाद इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं कर रहा हूँ ex² प्लस 2√x - 1, तो यहाँ पे ये ex² हो गया प्लस 2√x - 1, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब हमको क्या पता है ये वाला जो पोर्शन है ये भी चला गया 1 में, ठीक। तो अब हमारे पास में क्या बच रहा है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। लिमिट x टेंड्स टू 0+ ऊपर की बात करोगे तो इस 1 को इसके साथ पहले लिख दो, यानी कि यहां पे आ रहा है e⁻x² - 1 प्लस 2√x, और इसको ना √x से जैसे ये डिवाइड हो रखा है, ये वाला √x है, इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको अलग √x से डिवाइड कर दो प्लस 2√x/√x इसको अलग कर देते। अब ऐसा मैं क्यों किया हूं, क्योंकि देखो मेरे को क्या पता है e⁻x, या फिर ऐसे बोल लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे e⁻*−1 अपॉन स्टार इज इक्वल, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अब ये वैल्यू 1 अपने को लेके आने, यानी कि मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही अगर इसके डिनोमिनेटर में हो तो अपना काम बन जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x² से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, यहां से ये खत्म हो जाना है। तो यहां पे अब देखोगे तो यहां पे क्या आया, यहां पे देखो e⁻x² - 1, इसको ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो गया, ये 1 में चला गया, तो अपने पास क्या बचा, यहां पे बच रहा है x² डिवाइड बाई x⁻1/2 प्लस 2, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर यहां पे बचेगा 3/2 प्लस 2, अब डाल दो लिमिट, तो 0 डाला तो यहां पे आया 2। अब यहां पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि LHL जब हमने निकाला था उसकी वैल्यू हमारे पास में ln2 आ रही थी, बट RHL जो हमने निकाला है उसकी वैल्यू हमारे पास में 2 आ रही है, जिसका मतलब LHL और RHL बोथ आर फाइनाइट वैल्यूज, RHL बोथ आर फाइनाइट वैल्यूज बट नॉट इक्वल, जिसका मतलब यहां पे ये होगी डिसकंटिन्यूटी। और किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी, वो वाली डिसकंटिन्यूटी जहां पे लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है, तो इररिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी यहां पे हो जाएगी, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड है। इसमें हाइपरबोला और एलिप्स का यूज किया हुआ है। क्या बोला है कि अपने पास में एक हाइपरबोला है जिसकी एक्सेंट्रिसिटी ई दे रखी है, और फिर बोला ये कॉनफोकल है, जिसका मतलब क्या हो गया, किसके साथ कॉनफोकल है, इलिप्स के साथ, मतलब इलिप्स का जो फोकाई है वही फोकाई एक्चुअली में हाइपरबोला का भी है। बस इतना सा कंफ्यूजन जो यहाँ पे हो सकता है उसको क्लियर रखना है, उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे ABCD की अगर मैं बात करूँ तो ABCD एक्चुअली में हाइपरबोला और इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमको यहाँ पे देखो क्या करना है,
तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, है ना, उसी एक्सेंट्रिसिटी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। और एक्चुअली में एक्सेंट्रिसिटी दोनों की सेम होगी नहीं, यहाँ पे दोनों का जो सेम चीज होगा वो फोकाई होगा, तो फोकाई अपन यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले इलिप्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इलिप्स के लिए ई की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालना चाहता हूं तो वो क्या होता है, 1 माइनस रूट ऑफ, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्मॉल वाली वैल्यू डिवाइड बाई बिग वाली वैल्यू और उसका स्क्वायर। ये जैसे 8 है और 4 है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है, यानी कि ये स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखिए तो 1 माइनस 4/8 आ जाएगा, जिसका मतलब 1 माइनस 1/2 का रूट, यानी कि 1/√2। ये ई की वैल्यू हो गई। अब इलिप्स के लिए अगर फोकाई की बात करोगे तो वो क्या होता है, वो होता है एक्चुअली में प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अब ये अगर है तो यहाँ पे प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 है तो ए की वैल्यू 2√2 आ जाएगी, यानी कि √8 आ जाएगी। इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमा 0, √2 से √2 गया, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फोकाई एक्चुअली में प्लस माइनस 2,0 हमारे पास में आ चुका है। ये इसका फोकाई है। अब ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हाइपरबोला है उसके फोकाई की भी अगर बात करोगे तो वो भी सेम ही है, यानी कि प्लस माइनस 2 ये, और इसका फोकाई भी यही होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। यहाँ पे ए और ई इसके लिए अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज तो बोल सकते हैं ए ई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक रिलेशन का अपन यूज कर सकते हैं क्या, कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू इसने दे रखी है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ये प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आएगा, और माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं इसका होल स्क्वायर करके, तो ये आएगा 3 इक्वल टू 4 माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे पास में 1 आ जाती है तो अपन यहां से सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, ई भी निकाल सकते हैं। ई सिंस पॉजिटिव होता है तो ए ई अपने को क्या दे रखा है, ए ई इक्वल टू 2 दे रखा है, ई इक्वल टू 2/a हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, जिसका मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी एक्सेंट्रिसिटी 2 आ जाएगी, जिसका मतलब ये ऑप्शन गया, ये गया। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, अब अपने को यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हाइपरबोला की इक्वेशन अपने पास में क्या है, x²/1, अब उसको लिखो या मत लिखो, -y²/3 इज इक्वल टू ये, यानी कि x² इज इक्वल टू 1 प्लस y²/3। इसका यूज मैं कर सकता हूं। अब इलिप्स और हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसका मतलब इसमें डाल सकते हैं इसको, तो x² की जगह यानी कि 1 प्लस, इसका एलसीएम भी ले लो, चलो 3y² + 3/3 ये आ जाएगा। तो यहां पे क्या आया, y² + 3/3 इंटू 8 यानी कि 24 हो गया, प्लस यहां पे y²/4 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 24 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे को सेम करना है। डिनोमिनेटर अगर मान लो अपन ने यहाँ पे सेम किया तो 24 को राइट साइड में ले जा सकते हैं, यहाँ पे आएगा 7y² + 3 इज इक्वल टू 24, जिसका मतलब 7y² इज इक्वल टू 21, y² इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू आई प्लस माइनस √3। अब x की वैल्यू भी निकालनी है, जो y की वैल्यू ये आ गई है, और हमको क्या पता है x² इज इक्वल टू 3y² + 1, नहीं y² + 3 है यार, ये है y² + 3/3, और y² की वैल्यू अभी हमने 3 निकाली तो 3 + 3/3 यानी कि ये हो गया 2, तो x की वैल्यू अपने पास प्लस माइनस √2 आई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालोगे, इन सबके कॉम्बिनेशंस होंगी, यानी कि एक बार जब x पॉजिटिव होगा y पॉजिटिव होगा, एक बार जब x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक बार जब x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक बार जब x नेगेटिव और y नेगेटिव, चारों पॉइंट आएंगे, चारों के चारों सीधा सीधा देख के लग रहा है कौन सा साइक्लिक पॉइंट है, जिसका मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह दे रखा है, और करंट सिलेबस ऑफ जेईई मेंस 2024 के बेसिस पे अपन बात करें तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का सेक्शन को हटा दिया गया है, तो इस ऑप्शन को अपन चेंज करके मैं लिख नहीं पाया हूँ, है ना। खैर ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी है, तो उस ऑप्शन की अपने को जरूरत भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ही जेईई मेंस 2025 के लिए ये जो टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट करेंगे उसके फोर्थ पार्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आपको लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।